नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की कहानी है उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड। देवों की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। और वाकई में जो लोग उत्तराखंड गए होंगे, और उत्तराखंड बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, तो इतनी खूबसूरत जगह, वो चाहे फ्लावर्स ऑफ वैली हो, ओली, हेमकुंड हो, मुक्तेश्वर हो, या फिर पिथौरागढ़ हो, या फिर भीमताल, भाई बहुत सारी जगह, मतलब कि नैनीताल तो है ही अपने आप में फेमस, देहरादून। तो ये सारी जो जगह हैं वो तो है ही अपने आप में फेमस। लेकिन कुल मिला के पूरा जो उत्तराखंड है वो बेहद खूबसूरत है, और इसी वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से उसको देवभूमि बोला जाता है। और दो वहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे बड़े जो धाम हैं वो भी हैं। ये तो इसकी वजह से उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। इसी उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है ऊधम सिंह नगर। आप अगर जानते हो तो ऊधम सिंह नगर जो इलाका है वो थोड़ा प्लेन में आ जाता है, क्योंकि पहाड़ जो हैं वो ऊधम सिंह नगर के बाद जब हल्द्वानी पड़ता है तो हल्द्वानी के बाद काठगोदाम से जो पहाड़ हैं उनकी स्टार्टिंग होती है, यानी पहाड़ी एरिया की। तो ऊधम सिंह नगर के अंदर ही एक शहर है रुद्रपुर। रुद्रपुर के नाम से मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि बड़ा शहर है। और उत्तराखंड में ऐसे कम ही शहर हैं जो बहुत बड़े हैं। इक्का दुक्के शहर हैं जो बड़े हैं, क्योंकि ये प्लेन में है, इस वजह से बड़ा शहर था। ये रुद्रपुर की एक लोकेलिटी है जिसका नाम है राजा कॉलोनी। राजा कॉलोनी में एक परिवार रहता था, हीरालाल का। हीरालाल हीरालाल थे, उसमें उम्र उनकी 55 साल थी। उनकी पत्नी थी जिसका नाम हेमवती था, और दो बेटियां थीं, एक पार्वती और एक दुर्गा। तो चार मतलब लोग थे परिवार के अंदर। एक बेटी जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो चुकी थी 2015 में, और वो दूर या इसी शहर में रहती थी रुद्रपुर में, लेकिन वो साथ में नहीं रहती थी, वो अलग रहती थी। तो ये जो हीरालाल का परिवार था, अच्छा खासा सब कुछ, मतलब कि पैसा वैसा ठीक ठाक था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, फाइनेंशियली भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। और पीछे से ये लोग बरेली के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। और काफ़ी साल पहले ये रुद्रपुर शिफ्ट हुए, और बरेली में इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन अचानक 20 अप्रैल 2019 को ये पूरी की पूरी फैमिली, जिसमें हीरालाल, उनकी पत्नी और दोनों जो बेटियां हैं, वो गायब हो गई। पड़ोसियों ने भी पता किया कि कहाँ गए होंगे। तो हीरालाल के रिश्तेदार तो रहते थे वहाँ पे, लेकिन वो सारे बरेली में थे। रिश्तेदारी के नाम पे उसका हीरालाल का जो दामाद था, जिसकी बड़ी बेटी से शादी हुई थी, वो रुद्रपुर में रहता था। और जब उससे पूछा गया कि ये जो आपके ससुर हैं वो कहाँ चले गए, तो उसने बताया कि ये बरेली चले गए वापस, और शायद इनको टाइम लगेगा, कुछ दिन ये वहीं पे रह के आएंगे। कुछ मुद्दे हैं, कुछ मसले हैं प्रॉपर्टी के, उनको सुलझाना है इनको, तो इनको वक्त लग जाएगा। और क्योंकि इनको वक्त लगने वाला था, तो जाहिर सी बात है जो पत्नी और बेटियां थीं वो अकेले किसके भरोसे रहती, तो वो भी उनके साथ चली गई हैं। इस तरीके की बात जो हीरालाल का दामाद था, जिसका नाम नरेंद्र नरेंद्र गंगवार, नरेंद्र गंगवार था इसका नाम, उसने बताई पड़ोसियों को। पड़ोसियों ने भी लगा कि ठीक है, अगर दामाद बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। इसके बाद वो मकान बंद रहा, लेकिन करीबन हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो जो मकान था वो खुला। और जब मकान खुला तो ये जो नरेंद्र गंगवार था, ये वहाँ पे अपना एक दोस्त था, उसके साथ इसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों को लगा कि चलिए कोई नहीं, दोस्त है, मतलब कि दामाद लगता है, तो हो सकता है कि घर की देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो हीरालाल इसको दे के गया हो, और इसी वजह से यहाँ पे रह रहा हो। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, अप्रैल निकल गया, मई निकला, ये पिछले साल 2019 की बात कर रहा हूँ मैं।
जून जुलाई, ऐसे इस तरीके से वक्त निकलता गया। और बीच बीच में आस पड़ोस वाले लोग और जो हीरालाल को जानने वाले लोग हैं वो उससे पूछताछ करते थे नरेंद्र से, और वो वही जवाब देता था कि मेरी बात होती रहती है, और वो अपने कुछ ज़मीन के बेचने के चक्कर में ही वहाँ पे रुके हुए हैं बरेली में। और अगली साल तक ये लोग बिल्कुल पहुँच जाएंगे, और ये सारी चीज़ें वो बताता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि बरेली में जो रिश्तेदार रह रहे थे उनको भी कोई खबर नहीं थी, और उनकी भी कोई बात नहीं हो पा रही थी। तो वो जब इसके दामाद को फ़ोन करते थे नरेंद्र को, तो ये बोलता था कि वो कहीं गए हुए हैं, वो चले गए हैं, इस तरीके से बातें करता था, कुछ बहाने मत बताता था। वो जब पूछते थे कि उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, तो वो उस तरीके से बोलता था कि उनका कहना था कि मैंने इतना दिन अपने जितने भी रिश्तेदार थे उनके लिए बहुत काम किया, उनकी बहुत मदद करी, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं करी। यानी वो नरेंद्र एक तरीके का बहाना बनाता था रिश्तेदारों को कि हीरालाल सभी रिश्तेदारों से बड़े सारे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और इसकी वजह से ही वो किसी से बात नहीं करना चाहते। तो दोनों तरफ वो बहाने बनाता था। इस तरफ जो पड़ोसी हैं उनको बोलता था कि वो बरेली चले गए, जो बरेली वाले रिश्तेदार थे वो फ़ोन करते थे तो बोलता था कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से काफ़ी वक्त गुजरता गया, और जब वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के साथ साथ जब कहानी बरेली वाले जो इनके हीरालाल के रिश्तेदार थे उनके गले नहीं उतरी, तो इन लोगों ने पता करना शुरू किया कि आखिर चक्कर क्या है। तो मालूम चला कि ये जो नरेंद्र है ये हीरालाल का डेथ सर्टिफिकेट जो था वो बनवाने में लगा हुआ था। अब एक तरफ तो ये बोल रहा था कि वो ज़िंदा हैं और वो किसी से बात नहीं करना चाहते, उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया है और वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, और मुझे भी बोला कि घर का पता मत बताना, और जब तक मैं लौट के ना हूँ मेरे घर की जो भी मानने की जिम्मेदारी है वो तुम्हारे ऊपर है। इस तरीके की बात नरेंद्र जो था वो रिश्तेदारों से किया करता था, क्योंकि कई सारे रिश्तेदार जो बरेली में रहते थे वो वहाँ पे पहुँचे भी कि इतने दिन हो गए बात नहीं हो रही, क्या चीज़ है। लेकिन वहाँ पे देखा कि नरेंद्र खुद ही जमा हुआ है वहाँ पे, और उसका एक साथी जिसका नाम शायद संजीव है वो भी वहीं पे, उसके साथ विजय सिंह उसका साथी था, वो भी उस मकान में रहता है। तब की उसकी जो पत्नी थी वो भी उसी मकान में रह रही थी। और ये भी कमाल की बात थी, जब उसकी पत्नी को पूछा कि तुम्हारे कहाँ गए माता पिता, तो उसने यही बोला कि ये जो नरेंद्र जो उसके पति हैं वो जो बता रहे हैं वही सही है कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए और किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। तबकि उसने अपनी पत्नी को, नरेंद्र ने अपनी पत्नी को ये बता रखा था कि वो अचानक वो गायब हो गए। उसको ये बताया कि अचानक एक दिन वो 20 अप्रैल को गायब हो गए और मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए। लेकिन ये पुलिस के लिए भी ताज्जुब की बात थी, इस बात पर भी तफ्तीश अभी चल रही है कि क्या उसकी पत्नी को मालूम था, नरेंद्र की पत्नी को, कि वो कहाँ गायब हो गए, या फिर वो जानबूझ के उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इस तरीके से चल रही थी कि वो डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहा था, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे उनको वो बनवा रहा था, और ये जो चीज़ें थी वो रिश्तेदारों के मन में शक पैदा कर रही थी। और इसी शक को लेके एक दो रिश्तेदार जो वहाँ का उधम सिंह नगर का एसएसपी ऑफिस था वहाँ पर पहुँच गए, और उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है कि हमारे एक रिश्तेदार है, वो यहाँ पर रुद्रपुर में काफ़ी समय से रहते हैं और करीबन 1 साल से उनका कोई अता पता नहीं है। और हम जब भी उनका जो दामाद है नरेंद्र, उसको जब हम पूछते हैं तो वो बताता है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वो पता भी नहीं बताता, और ये कहता है कि वो आप लोगों से बात नहीं करना चाहते। मुझे बोला है कि आप फ़ोन नंबर भी मत देना, किसी रिश्तेदार से अपने से बात नहीं करना चाहता। तो पुलिस को भी लगा कि ऐसी क्या किसी रिश्तेदार से तो बात करेगी। मान लीजिए कि एक रिश्तेदार से मनमुटाव होगा, दूसरे से होगा, तीसरे से होगा, ये नहीं होगा कि पूरे जितने भी आपके ब्लड रिलेशन है उन सब से आप बिल्कुल एकदम रिश्ता तोड़ के चले जाओगे। दूसरी बात, जो उसकी पत्नी थी उसके घर वालों को भी, जो हीरालाल की पत्नी थी उसके घर वालों को भी नहीं मालूम था कि उनकी वो हीरालाल की पत्नी कहाँ गई, और वो भी चिंतित थे, उनको भी यही सारे जवाब थे कि वो बात नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रही थी रिश्तेदारों के दिमाग में, और इसी वजह से रिश्तेदार जो थे वो पहुंच गए पुलिस के पास, और पुलिस ने ये जो हीरालाल का दामाद था नरेंद्र, इसको बुलाया
उसने पुलिस के सामने भी थ्योरी बताई, तो पुलिस ने बोला कि भैया हम तो रिश्तेदार नहीं लगते ना तो हमें तो नंबर दो और हमें तो एड्रेस बताओ, हम तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो ये गोल मोल बातें करने लग गया, और जैसे ही उसने पुलिस ने थोड़ा बहुत प्रेशर डाला उसके ऊपर, तो उसने कहानी बताना शुरू करी कि कैसे उसने एक जीते जागते घर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, और जो लाशें थीं उसको उसी घर के अंदर दफन कर दिया जिसमें ये आजकल रह रहा था। यानी लाशों के साथ उसका उठना बैठना था, और एक जो घर था उसको उसने कब्रिस्तान बना दिया। पूरी कहानी उसने ये बताई कि 2015 में उसकी शादी हीरा लाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी उससे हुई, और ये जो नरेंद्र था ये उसी परिवार के साथ रहने लग गया, हीरा लाल के परिवार के साथ। 2016 में इसकी किसी बात को लेकर हीरा लाल से कहासुनी हो गई, और इसी कहासुनी के चलते हीरा लाल ने नरेंद्र और अपनी जो बेटी थी बड़ी उसको घर से निकाल दिया, और उसको बोला कि तुम कहीं दूर जाके रहो, हमारे पास रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो मनमुटाव था उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद ये जो नरेंद्र था वो कहता था कि ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, चाहे वो बरेली में हो चाहे रुद्रपुर में हो, वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे कर दो। तो इस पे हीरालाल जो था वो बोलते थे कि भाई मैं तेरे नाम पे कैसे कर दूंगा, मेरी 2 और बेटियां, उनको उनकी भी शादी होगी, उनको भी हिस्सा दूंगा, उनका भी मुझे दहेज अरेंज करना है, तमाम जो खर्चे होते हैं बेटी को पढ़ाने लिखाने के वो भी मुझे करना है, तेरे नाम पे प्रॉपर्टी मैं क्यों कर दूंगा। तो इस बात को लेके भी बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में एक तनाव हो गया था, और ये तनाव इतना ज़्यादा था कि इसको लग रहा था कि नरेंद्र को कि अगर ये हीरा लाल और इसकी पूरी फैमिली जो है वो अगर रास्ते से नहीं हटती तो भले ही लड़कियों की शादी भी हो जाए तो मुझे एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ससुर से इतनी ज़्यादा संबंध तो जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो अब उसने फैसला किया कि इस पूरी फैमिली जो है इसको ही मार दिया जाए। 20 अप्रैल 2019 को इसने ये जो प्लान था वो अपना एक जो साथी है विजय सिंह उसके साथ डिस्कस किया, और विजय सिंह को भी इसने मोटा पैसा देने का लालच दिया, और उसने बताया कि इतना बड़ा घर है, बरेली में भी प्रॉपर्टी है, सारी अपनी होगी, करोड़ों की जायदाद है, उसमें से कुछ लाखों की जायदाद तुम्हें भी मिल जाएगी और मेरा भी काम पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे इस प्लानिंग में तुम्हारा जो साथ है वो चाहिए। क्योंकि घर के हर चीज़ के से ये जो नरेंद्र था वो वाकिफ़ था कि घर का शेड्यूल क्या है, कौन कितने बजे उठता है, कौन के उठने के बाद क्या करता है, परिवार कब सोता है कब जागता है, दिन में कितना बजे परिवार के सदस्य कौन कहाँ पे होता है, घर कब खाली रहता है, तमाम चीज़ें जो थी, क्योंकि वो करीबन 1 साल रहा था परिवार के साथ, तो उसको सारी दिनचर्या के बारे में मालूम था परिवार के। तो उसको ये मालूम था कि सुबह जो हीरालाल की पत्नी है वो और उनकी एक बेटी जो है पार्वती, हेमवती जो है हीरालाल की पत्नी और पार्वती उनकी जो बेटी है, वो सुबह करीबन 5:30 बजे दूध लेने जाती हैं, और जब वो दूध लेने जाती हैं तो मकान का जो दरवाज़ा है वो उसको लगा के नहीं जाती है, वो दरवाज़ा खुला हुआ था, वो केवल भेड़ के जाती थी उसको। तो ये उनको लगा कि ये सुबह का मौका बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो विरोध करने वाले लोग कम होंगे, और इसको ये भी मालूम था कि जब तक ये पत्नी और बेटी जाती हैं तब तक हीरालाल और उसकी जो दूसरी बेटी है वो घर के अंदर ही सोए हुए मिलते हैं, वो लेट उठने वाले हैं, इस तरीके से उसको मालूम था। तो तय ये किया गया कि सुबह ही ये पूरी जो वारदात है इसको अंजाम दिया जाएगा। जब हीरालाल की पत्नी और उसकी बेटी जब दूध लेने के लिए चले गए तो ये और इसका जो साथी था विजय, नरेंद्र और विजय घर के अंदर दाखिल हुए, और हीरालाल और उसकी बेटी के ऊपर भारी चीज़ से वार करके इन लोगों ने दोनों की जान ले ली। जान लेने के बाद इन्होंने हेमवती और जो दूसरी बेटी थी उसका इंतज़ार किया। वो जब घर के अंदर आए तो उनको भी इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया और लाश वहीं पे छोड़ दी। लाश वहाँ पे छोड़ने के बाद ये फिर रात को वापस लौट के आए और फिर इन्होंने घर के अंदर ही एक कब्र खोदी, बड़ा गड्ढा खोदा
करीबन 6x4 का। और 6x4 का गड्ढा खोदने के बाद इन्होंने जितनी भी लाशें थीं वो उसके अंदर ही दबा दी, और लाश दबाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी कर दी, और उसके बाद इन्होंने लाशों को वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि मिट्टी अच्छी खासी मात्रा में थी, तो जो बदबू थी वो बाहर नहीं निकली ज़मीन के अंदर से, और ये मकान बंद करके चले गए। और करीबन हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये लोग वापस लौटे मकान पे, और तब ये अपना साथ पूरा सामान लेके पहुंचे, सीमेंट वगैरह, और इन्होंने पड़ोसियों को बताया कि कुछ मकान में रिपेयरिंग का काम है, फर्श वर्श जो है उसमें रिपेयरिंग करनी है जैसा हीरालाल ने बोला था, तो उसके लिए सारा सीमेंट वगैरह आया है। तो वो फर्श वर्श को पूरी तरीके से इन लोगों ने सीमेंट वेमेंट कर दिया, और जो लाशें थीं 4 वो उसी मकान के अंदर दबी रहीं। इन लाशों के साथ करीबन 17 महीने का वक्त नरेंद्र ने और उसकी पत्नी ने बिताया, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि, हालांकि ये तफ्तीश की बात है, कि उसकी पत्नी ने पुलिस में जाके क्यों शिकायत नहीं करी। या तो उसको मालूम था कि इस तरीके से मेरे घर वालों का मर्डर हो चुका है, या फिर उसको डर था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा पति जेल चला जाएगा और मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तो ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। इस पर तफ्तीश जो है वो पुलिस कर रही है। तो इस मामले में पुलिस ने फिर वो जो फर्श था वो खुदवाया ये नरेंद्र की निशानदेही पर, और जो लाशें थी 4 वहाँ पे कंकाल पुलिस को मिले, वो कंकाल पुलिस ने निकलवाया, उनका डीएनए वगैरह करवाया, उनका पोस्टमार्टम करवाया। तो मालूम चला कि ये सारे जो कंकाल हैं इनका वास्ता एक दूसरे से ही है। हीरालाल का डीएनए और बाकी सारे लोगों का डीएनए जो था वो जो एक बेटी थी नरेंद्र की पत्नी उससे मिल गया। फिलहाल पुलिस ने नरेंद्र और जो विजय है उसको गिरफ्तार कर लिया है, और तफ्तीश कर रही है कि इस मामले में और किस किस ने इन दोनों का साथ दिया है। क्या नरेंद्र की पत्नी यानी हीरालाल की बेटी उसने भी साथ दिया, या फिर उसको मालूम नहीं था और इस तरीके की जो वारदात थी वो हो गई। तो कुल मिला के जो हम लोग ने एक अपना जो हेडिंग दी है वो यही है कि 17 महीनों तक लाशों के साथ जीना और एक जीते जागते घर को कब्रिस्तान में तब्दील कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।